क्या हुआ रे मनीष, कहाँ देख रहा है? कहीं नहीं भैया। सामने देख वरना किसी से भिड़ जाएगा। मनीष ने भले ही अपने मन की बात अपने बड़े भाई से छुपा ली, लेकिन उमेश ने अपने छोटे भाई की नजरें अच्छे से पढ़ ली थी। ये ले छोटे, वो क्या कहते हैं, हैप्पी वाला बर्थडे। थैंक यू भैया, पर इसमें है क्या? खुद ही खोल के देख ले। मनीष ने कुछ ही मिनटों में वो तोहफा खोल लिया और फिर, अरे भैया, पर आपको कैसे पता चला कि मुझे ये जूते पसंद हैं? मेरा छोटा भाई है तू, तुझे क्या लगता है तू कहेगा तभी तेरे मन की बात समझूंगा क्या? लेकिन ये जूते तो बहुत महंगे हैं भैया, आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? तू वो सब छोड़ना और जल्दी से इन्हें पहन कर दिखा। चल जल्दी कर। रुको भैया, पहले पैर धोकर आता हूँ, फिर पहनूंगा। उमेश सच बता, जूते खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाया? बस हो गया था इंतजाम। माँ, तुमने देखा उन जूतों को देखकर मनीष कितना खुश है? हाँ देखा मैंने, पर तू बात को टाल मत। देख, तुझे मेरी कसम, मुझे सब सच सच बता। वो माँ, मैंने अपनी साइकिल बेच दी। क्या? तेरा दिमाग खराब है क्या? इन जूतों के लिए साइकिल बेच दी? अब फैक्ट्री पैदल जाएगा क्या? माँ, कुछ ही सालों की तो बात है, एक बार मनीष अपने पैरों पर खड़ा हो जाए फिर कोई परेशानी नहीं होगी। पिता के देहांत के बाद घर की, माँ और मनीष की सारी जिम्मेदारी उमेश के कंधों पर आ गई थी। उमेश को अपनी पढ़ाई भी अधूरी छोड़नी पड़ी, लेकिन उसने मनीष की पढ़ाई छूटने नहीं दी। वो गांव की एक फैक्ट्री में डबल शिफ्ट में काम करता था। खुद फटे पुराने कपड़े पहनता, लेकिन भाई की हर फरमाइश को पूरी करने की वो हमेशा कोशिश करता था। उमेश को उम्मीद थी कि एक दिन मनीष सब कुछ संभाल लेगा। भैया, कॉलेज प्लेसमेंट से मुझे बहुत ही अच्छी जॉब ऑफर हुई है, सैलरी पैकेज भी बहुत ही बढ़िया है। वाह छोटे वाह, दिल खुश कर दिया तूने तो है। देखा माँ, मैं ना कहता था अपना मनीष एक दिन सब ठीक कर देगा। ये सब तेरी तपस्या का फल है बेटा। अच्छा माँ, इसका मतलब मैंने कुछ किया ही नहीं? अरे नहीं, माँ तो बस ऐसे ही बोल रही है। ये सब तेरी मेहनत का नतीजा है मेरे भाई। आज तो कुछ अच्छा सा बनाओ ना खाने को, आज भरपेट खाना भी खाऊंगा और नींद भी बड़े चैन की आएगी मुझे। कुछ ही दिनों में पूरा परिवार शहर शिफ्ट हो गया। मनीष को अच्छी सैलरी के साथ साथ शहर में रहने के लिए ऑफिस की तरफ से एक बढ़िया फ्लैट भी मिला था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मनीष ने घर चलाने की जिम्मेदारी संभाल ली थी और उमेश माँ का ख्याल रख रहा था। लेकिन काश ये सब हमेशा के लिए होता। कुछ ही वक्त में दोनों भाइयों के अपने अपने परिवार हो गए। उमेश की पत्नी माला गांव की एक सीधी सादी लड़की थी, जबकि मनीष की बीवी राम्या का ताल्लुक शहर की हाई क्लास सोसाइटी से था। राम्या बहू, बुरा मत मानना, पर एक बात है, तुम ना जब भी अपने जेठ के सामने आया करो तो थोड़ा सा कपड़ों का ख्याल रखा करो। वो रिश्ते में बड़ा है तो। ये किस जमाने की बात कर रही हैं माँ जी आप? मैं पढ़ी लिखी शहर की लड़की हूँ, कोई गांव की गवार नहीं। ये सब नाटक मुझसे नहीं होगा, ये समझ लीजिए। राम्या अपनी सास को झिड़क कर वहां से चली गई। इत्तेफाक से उमेश उस वक्त वहीं पर था और उसने सब कुछ सुन लिया। जैसे मैं मनीष का भाई हूँ वैसे ही राम्या का भी हूँ, तो ये सब आप रहने दो। वो आज के जमाने की लड़की है, उसे अपने हिसाब से जीने दो। अब ऐसा करूंगा कि मैं ही उसके सामने कम पड़ूंगा आपसे। उमेश ने फिलहाल तो बात संभाल ली, लेकिन ये सब यहीं खत्म नहीं होना था। देखो मनीष, अब बहुत हो गया, मैं अब इन गवारों के साथ और नहीं रह सकती। राम्या देखो, थोड़ा बहुत एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना, आखिर वो मेरी फैमिली है। हाँ, तो मैं भी तुम्हारे लिए अपनी फैमिली छोड़कर आई हूँ, और वैसे भी फैमिली वो होती है जहाँ सब एक दूसरे का हाथ बटाए। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। छोटा भाई मेहनत करता है और बड़ा भाई बैठकर सिर्फ रोटियां तोड़ता है। आगे हमारी भी औलाद होगी, तब भी क्या तुम उससे पहले इन सब के बारे में सोचोगे क्या? मनीष कब राम्या की बातों में आ गया उसे पता ही नहीं चला। उमेश ने उसके लिए क्या कुछ किया था, वो सब कुछ मनीष के दिलो दिमाग से मिट चुका था। ओह गॉड भाभी, ये क्या किया आपने? माफ करना राम्या, मैं तो बस इसे साफ कर रही थी, गलती से गिर गया मुझसे। बस भाभी, सब समझती हूँ मैं, सब कुछ मुफ्त का मिल रहा है, वो क्या कम है जब घर का सामान भी तोड़ना शुरू कर दिया आपने। बस राम्या, ये तुम कैसे बातें कर रही हो माला से? उसने कहा ना कि गलती हुई उससे, फिर बात को इतना तूल देने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि अब मुझे और मनीष को अपने बारे में सोचना है, जो आप सबके साथ होते हुए पॉसिबल नहीं है। साफ साफ सुन लीजिए, अब आप सबका ठेका हम और नहीं ले सकते। और हाँ, माँ जी को भी साथ लेते जाएगा, क्योंकि उनके साथ एडजस्ट करना भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए। राम्या की बातें सुनकर उमेश को गहरा धक्का लगा, उससे भी ज्यादा इस बात से कि मनीष वहीं पास में खड़ा था और ये सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। मनीष, तू कुछ नहीं कहेगा क्या? मैं क्या कहूँ भैया, मैं मानता हूँ कि राम्या के बोलने का तरीका थोड़ा कड़वा जरूर था, लेकिन असल में कुछ गलत तो नहीं कहा उसने। अच्छा, तो तू भी बोल देना साफ साफ
कि हम सब भारी पड़ रहे हैं तुझ पर। इससे गलती मेरी ही है, तुझसे इतनी उम्मीद नहीं लगानी चाहिए थी मुझे। शुक्र है कि आपको ये बात समझ में तो आई, और अब जब आप समझ ही गए हैं तो उम्मीद है कि आगे क्या करना चाहिए ये भी आप समझ ही गए होंगे। मनीष इशारा दे चुका था और उमेश ने समझ भी लिया था। वो माला और अपनी माँ के साथ मनीष के घर से चला गया। हालांकि वो गांव वापस नहीं गया, बल्कि शहर में ही एक किराए का कमरा लेकर उसमें रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसे पहले की तरह एक फैक्ट्री में काम भी मिल गया, और इस तरह दोनों एक ही शहर में रहते हुए भी एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। मनीष जी, आपकी पत्नी की हालत बहुत क्रिटिकल है, बहुत ब्लीडिंग हो चुकी है। अगर अभी ब्लड अरेंज नहीं हो पाया तो माँ और बच्चे दोनों को बचाना बहुत मुश्किल होगा। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी बीवी और मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। देखिए, यहाँ बात पैसे की नहीं है। हम हर जगह पता कर चुके हैं, पर आपकी वाइफ का ब्लड ग्रुप कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो आपको किसी डोनर को ही ढूंढ कर लाना होगा, और वो भी बहुत जल्दी। मनीष जिससे भी बात कर सकता था उसने की, लेकिन कुछ नहीं हो सका। वो बिल्कुल अकेला था और परेशान भी। तभी अचानक, हेलो मनीष जी, आप जल्दी हॉस्पिटल आ जाइए, आपकी वाइफ के लिए ब्लड डोनर मिल गया है। उस फोन कॉल से मानो मनीष में नई जान आ गई। वो फौरन अस्पताल पहुंचा। राम्या को खून चढ़ाया जा चुका था और अब वो और उसका बच्चा पूरी तरह सुरक्षित है। डॉक्टर, मैं उस डोनर से मिलना चाहता हूँ जो मेरे लिए भगवान बनकर आया है। आप जाकर मिल लीजिए। मनीष ने डोनर को देने के लिए पैसों की गड्डी अपनी जेब में तैयार रखी थी, लेकिन डोनर का चेहरा देखने के बाद वो उन पैसों को अपनी जेब से बाहर निकाल ही नहीं पाया। उल्टा उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू बहने लगे। भैया, आपने बचाई राम्या की जान? नहीं, मैंने अपने छोटे की जान बचाई है, वो छोटा जो तुझसे कहीं बेहतर होगा। मनीष रोते हुए उमेश के पैरों में गिर जाता है और उससे माफी मांगने लगता है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पर पैसों का नशा हो गया था। आपके किए हुए उपकार को भूल गया मैं। माँ का भी ख्याल नहीं किया, भाभी को भी घर से जाने को कह दिया। सच में मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया भैया, मुझे माफ कर दीजिए भैया, मेरा यकीन कीजिए। अब मैं सब ठीक कर दूंगा भैया, हम सब फिर से साथ रहेंगे, बहुत प्यार से रहेंगे भैया। नहीं छोटे, अब ये मुमकिन नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तेरा मन अब साफ हो गया है। मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और वैसे भी हम एक साथ एक घर में रहें ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि दूर रहकर भी हम एक दूसरे के दिल में रहें, है ना? ऐसा सचमुच हो रहा था। दोनों भाई इस बार जब गले मिले तो पूरे दिल से मिले। दोनों के बीच वो प्यार साफ दिख रहा था जो अमीरी गरीबी के फर्क के बीच कहीं खो गया था। भले ही पैसों के मामले में उमेश अब भी मनीष से कम था, लेकिन भाइयों के मजबूत रिश्ते के सामने अब ये अंतर कमजोर पड़ने वाला था।